हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस फॉर्चून। माय नेम इज डॉक्टर हार्दिक शाह। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज के वीडियो के अंदर आपके साथ मैं इंडसइंड बैंक का पूरा डिटेल स्टॉक एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। आजकल इंडसइंड बैंक बहुत ही चर्चा में रहने वाला स्टॉक है। एक बहुत बड़ी गिरावट स्टॉक के अंदर आ चुकी है। ये वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि ये गिरावट किसकी वजह से आई, मतलब इसके रीजन कौन से थे जहां पर इतनी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। उसके साथ साथ एज यूजुअल मैं फंडामेंटल एनालिसिस शेयर करूंगा स्टॉक का, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक का शेयर करूंगा, बिग शार्क कौन है जो जिन लोगों ने अपने पैसे ये पर्टिकुलर इंडसइंड बैंक की कंपनी के अंदर लगाए हुए हैं वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। और कंपनी का मतलब बैंक का डिटेल तो आपके साथ मैं डेफिनेटली शेयर करने ही वाला हूं। फ्रेंड्स, मेरी चैनल पर नए हो और वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक नहीं किया है ना, सो फटाफट से वो सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में मेरे जो वीडियो आएंगे ना उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और डायरेक्टली शुरू करते हैं इंडसइंड बैंक के स्टॉक का एनालिसिस। एज यूजुअल जैसे कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैं शुरुआत करने वाला हूं ऑब्वियसली फंडामेंटल एनालिसिस से। तो देखो, कंपनी का जो मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना, वो 53,300 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप आपको ये देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है वो बहुत सस्ता हो चुका है, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन के मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट ये स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिली। ₹7.35 के आसपास कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक का पी देखने को मिलेगा, जिसकी कंपैरिजन में अगर इंडस्ट्री पी से करने जाऊं ना तो बहुत सस्ती है, क्योंकि इंडस्ट्री पी ₹18। बैंकिंग इंडस्ट्री का जो प्राइस अर्निंग रेशियो अभी चल रहा है ना, वो ₹18 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज ऑफ नाउ 34.6% के आसपास का, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरली बोले जाते हैं कि भाई 20% के आसपास हो तो वो अच्छा कहलाता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी यहाँ पर मुझे तो लगता है कि भी बहुत अच्छा अभी भी है, स्टेबल है, क्योंकि 15% के आसपास कहीं ना कहीं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है ना, वो यही है कि 44,700 करोड़ से भी ज्यादा का कहीं ना कहीं यहाँ पर डेट है। बट ये बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शेयर है, बैंकिंग का शेयर है, तो कहीं ना कहीं आपको ये डेट देखने को मिलेगा। ओके, ईपीएस अर्निंग पर शेयर एज ऑफ नाउ 92.58 का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर है, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि बहुत हायर साइड पर है, बट अच्छी बात है, कोई बुरा नहीं है उसके अंदर। हाई बीटा स्टॉक बोला जाता है ये पर्टिकुलर कंपनी को, थोड़ा हाई बीटा इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो बीटा है ना, जो रिस्क लेवल है वो 1.23 के आसपास का निकल के आ रहा है। जनरली बोलते हैं ना कि भाई रिस्क लेस जो स्टॉक होते हैं वो करीबन अप्रोक्सीमेटली उसकी जो बीटा वैल्यू होती है ना, वो 1 के आसपास की होती है। यहाँ पर 1.23 मतलब थोड़ा हायर साइड पर ही आपको देखने को मिलेगा। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑलमोस्ट विद इन द लाइन ही यहाँ पर चल रहा है 0.82। सो कुछ बेसिक पैरामीटर, जो बेसिक फंडामेंटल के पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे कि मार्केट कैप, इंडस्ट्री पी, आरओई, ईपीएस, बीटा या प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये सारे रेशियोज यहाँ पर जो थे, जो कैपिटलाइजेशन मतलब फंडामेंटल, अगर किसी स्टॉक का एनालिसिस करना है तो अगर इतने रेशियोज या इतने फैक्टर्स को आप ध्यान में रख लोगे तो आराम से किसी भी स्टॉक को आप फंडामेंटली एनालाइज कर सकते हो। सो वो सारी डिटेल मैंने आपके साथ यहाँ पर फंडामेंटली शेयर कर दी। एक और फंडामेंटल डेटा है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना जरूरी, वो है सेल्स ग्रोथ। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मैंने 3 अलग अलग वेरिएशन लिए हुए, मतलब अलग अलग ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन लिए हुए हैं। अगर मैं पिछले 3 साल की बात करूं ना, तो जो सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है वो 16% के आसपास का है। वही अगर 5 साल पर जाओ तो इज इक्वल टू सेम है, मतलब 16% पिछले 3 साल और पिछले 5 साल के अंदर कहीं ना कहीं सेल्स ग्रोथ एक मेंटेन करके रखा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। हाँ, अगर वही चीज मैं पिछले 10 साल की बात करूं ना, तो कहीं ना कहीं 19% के आसपास का यहाँ पर आपको सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज भी बता देता हूं, जो है प्राइस CAGR, राइट, बहुत ही खराब है एक्चुअली। यहाँ पर जो आप डेटा देख रहे हो ना, वो बहुत खराब डेटा है, क्योंकि स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया हुआ है। कैसे? चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बहुत लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ। सो पिछले 10 साल के अंदर डेटा निकालने जाए ना, तो प्राइस ने -3% का रिटर्न दिया हुआ है, मतलब आपको प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर 10 साल से आप स्टॉक होल्ड करके रखे हो तो कहीं ना कहीं आज भी आप 3% पर माइनस में चल रहे हो। अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो कहीं ना कहीं आप 4% के ऊपर माइनस में चल रहे हो, नेगेटिव रिटर्न चल रहा है। पिछले 3 साल की बात करूं तो 3 साल के अंदर भी स्टॉक ने 10% का माइनस नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है। और पिछला 1 साल मतलब आप पूछो ही नहीं, इतना खराब गया हुआ है। 2-3 क्वार्टर तो इतने खराब रिजल्ट आए जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पिछले 1 साल के मैं रिटर्न देखने जाऊं ना, तो
नेगेटिव 57% रिटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सो CAGR के बेस पर तो ये स्टॉक को बिल्कुल आप बोल सकते हो कि भाई कोई वैल्यू नहीं मिल रही है आपको। 10 साल तक होल्ड करके रखो या 5 साल तक रखो या 1 साल रखो, कहीं ना कहीं हर एक साल में जितना भी लॉन्ग ड्यूरेशन आपने स्टॉक को रखा है, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को ही मिला हुआ है। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं पहले कर लेता हूँ। देखो, ये स्टॉक के अंदर इतनी सारी गिरावट क्यों आई? सबसे पहले एक खराब न्यूज मार्केट के अंदर आ गया। कौन से खराब न्यूज आए? कहीं ना कहीं आरबीआई ने जब ऑडिट करते हैं ना, तो आरबीआई की ऑडिट के अंदर ये पता चला कि ये पर्टिकुलर जो इंडसइंड बैंक है ना, उसका जो फॉरेक्स, ओके, फॉरेक्स का जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, ओके, डेरिवेटिव सेगमेंट होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं इनको बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली। गड़बड़ी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली अभी पता चल रहा है कि 1500 से 2000 करोड़ के आसपास की गड़बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है। सो बहुत ही नेगेटिव है। अब ये फॉरेक्स डेरिवेटिव जो ट्रेडिंग होता है ना, वो कहीं ना कहीं हर एक बैंक करती है। बेसिकली एक हेजिंग पर्पस के लिए किया जाता है। हेजिंग पर्पस क्या होता है? मतलब अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है। हाँ, अब किया क्या इन लोगों ने? इन लोगों ने एक तो दो साइड का मतलब ट्रांजेक्शन होता है, तो एक साइड के ट्रांजेक्शन को तो सही तरह से बता दिया, बट जो दूसरे साइड का ट्रांजेक्शन हेजिंग के अंदर होता है ना, वहां पर कहीं ना कहीं इनको 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ के आसपास का गड़बड़ी देखने को मिला। उसके साथ साथ एक और चीज यहाँ पर ये मालूम पड़ी है कि जो उनके जो सीईओ है ना, उनको मतलब बैंक ने ये बोला था, आरबीआई के पास परमिशन मांगी थी कि जो सीईओ है उनको 3 साल का एक्सटेंशन दिया जाए। ओके, बट कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड बोलो या कुछ भी बोलो, बट आरबीआई ने क्या बोला, इनके सीईओ को खाली 1 ईयर का ही एक्सटेंशन पीरियड दिया। बहुत खराब है। मतलब आप बोल रहे हो कि 3 साल तक हम अपने सीईओ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, पर आरबीआई बोलता है कि नहीं, हम 3 साल का एक्सटेंशन नहीं दे सकते, हम तो खाली 1 साल का ही एक्सटेंशन दे सकते हैं। वो एक नेगेटिव साइड है। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूं, देखो यहाँ पर क्या है पता है, जो मैंने बोला ना कि 1500 से लेकर 2000 करोड़, राइट। अब ये 1500 से लेकर 2000 जो करोड़ यहाँ पर आपको निकल के आया हुआ है, वो बैंक का अप्रोक्सीमेटली 2.35% नेटवर्थ है, राइट। अब बहुत ही एक क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, बहुत ही एकदम बोल रहे हैं कि चिंता का विषय बैंक के लिए हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2.35% बहुत होता है, राइट। 1500 2000 करोड़ नेटवर्थ बहुत होता है, पर जो बैंक के जो प्रमोटर्स हैं, राइट, प्रमोटर ने, अशोक सर ने एक कहीं ना कहीं ऐसा बोला हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी तो इन्फ्यूजन करेंगे। इन्फ्यूजन किस चीज का करेंगे? इन्फ्यूजन इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों का कहीं ना कहीं इन्फ्यूजन वो लोग करने की बात कर रहे हैं। अब ये इसीलिए बोला गया कि उनको भी पता है कि बैंक के अंदर गड़बड़ी हुई है, हो चुकी है, राइट। तो उसको नजरअंदाज करने के लिए एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम जरूरत पड़ी तो एज ए प्रमोटर भी हम क्या करेंगे, और ज्यादा मार्केट के अंदर स्टेक लेके आएंगे। अब ये जितनी सारी बातें हुई ना, ये बातों को लेकर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ट्यूसडे के दिन, मतलब 11 मार्च 2025 को इंडसइंड बैंक का अब तक का हिस्ट्री की बात करो ना, तो अब तक का सबसे बड़ा फॉल आया, नियर टू 25% के आसपास का, कहीं ना कहीं 25% से ज्यादा का ही हुआ है, पर 25% एक दिन के अंदर ही वाइप आउट हो गए। मतलब उनकी जो मार्केट कैप थी ना, वो बहुत ही कम हो गई। सो ये कुछ रीजन थे जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिए कि इंडसइंड बैंक का शेयर क्यों इतना सारा गिरा। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बिजनेस के बारे में। बैंक क्या बिजनेस करती है? डेफिनेटली आप सबको पता ही है कि इंडसइंड बैंक मतलब बैंकिंग कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। ये 1994 के अंदर कहीं ना कहीं कंपनी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, ओके, अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। द बैंक इज पब्लिकली हेल्ड एंड प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। जैसे आप सबको पता है कि ना इंडिविजुअल, खाली इंडिविजुअल या रिटेल बैंकिंग नहीं करता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग, लोन्स, ये सारे बिजनेस, मतलब जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज है मार्केट के अंदर अवेलेबल, वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज ये लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। इंडसइंड बैंक इज द 5th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। अगर मैं बोलने चाहूँ ना, काउंट करने जाऊँ, तो बेसिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर एचडीएफसी बैंक जो लार्जेस्ट बोली जाती है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कहीं ना कहीं तो उसके अंदर ये 5th लार्जेस्ट बैंक एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं कहला जाती है, जिनके पास अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40 मिलियन कस्टमर्स नेशन वाइड है। पूरे इंडिया के अंदर देखने जाए तो 40 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर यहाँ पर है। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस लेंडर। माइक्रो फाइनेंस के अंदर बिजनेस बहुत ही उनका तगड़ा चल रहा है। ऑपरेटिंग थ्रू इट्स सब्सिडरी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड, दैट इज BFIL,
कहीं ना कहीं 13 मिलियन कस्टमर से ज्यादा का बेस यहाँ पर उनके पास है। सो बैंकिंग से जुड़ी हुई कंपनी, बिजनेस, कारोबार कौन कौन से सेगमेंट के अंदर बटा हुआ है, तो देखो रिटेल बैंकिंग के अंदर कहीं ना कहीं उनका जो मेजर कारोबार है ना वो 66% के आसपास का है। कॉर्पोरेट बैंकिंग के अंदर अप्रोक्सीमेटली 21% के आसपास का उनका स्टेक है, और ट्रेजरी के अंदर कहीं ना कहीं 13% के आसपास का यहाँ पर उनका स्टेक आपको देखने को मिलेगा। मतलब बिजनेस सेगमेंट अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड किया हुआ है। सो बिजनेस और भी बहुत सारे, मतलब अगर मैं बाइफर्केशन बोलने जाऊं तो बहुत डिटेल बाइफर्केशन है, पर एज ऑफ नाउ आपको इतना जानना जरूरी था कि एक तो बैंकिंग का बिजनेस है, सो ठीक है, और अभी जो गड़बड़ी हुई है वो किसकी वजह से हुई, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फटाफट से शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने जाऊं ना, तो कहीं ना कहीं प्रमोटर के पास आज की डेट में 16.29% का स्टेक अभी भी है, अभी भी अवेलेबल है। ओके, एफ आई आई 24.74% के आसपास का स्टेक यहाँ पर रख रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हमारे घरेलू फंड है ना, वो भी 42.43% का स्टेक यहाँ पर रख रहे हैं। और पब्लिक मतलब आप और मेरे जैसे लोग कहीं ना कहीं है जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 16.16% के आसपास का स्टेक है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो डिवाइड की हुई है, अच्छी खासी डिवाइड की हुई है, बट द प्रॉब्लम इज के प्रमोटर ने बहुत सारा जो शेयर होल्डिंग है ना वो प्लेज करके रखा है। बहुत ही नेगेटिव साइड है। जब भी प्रमोटर अपने शेयर होल्डिंग को प्लेज करते हैं ना, तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर को भी अपने बिजनेस के ऊपर उतना भरोसा नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपने शेयर को प्लेज कर रहे हैं, प्लेज करने से मार्केट में से पैसे उठा रहे हैं और वो अपना धंधा शुरू कर रहे हैं, और धंधा कहीं ना कहीं ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हैं। सो ये एक बहुत खराब न्यूज है, जो मैं मानता हूं कि भाई प्रमोटर का हिस्सा कहीं ना कहीं अगर 50% से ज्यादा होता है तो बेटर माना जाता है, पर यहाँ पर तो खाली 16% के आसपास का प्रमोटर का हिस्सा है, और एफआईआई और डीआई भी कहीं ना कहीं 24% और 42% के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा को ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेटा क्या है पता है? कंपनी का जो ऑल टाइम हाई ना 2000 रुपए का, 2038 रुपए का ऑल टाइम हाई है, जो अभी तो कहीं ना कहीं बहुत मतलब कोसों दूर आपको ऑल टाइम हाई दिख रहा है। 52 वीक हाई भी अप्रोक्सीमेटली 1576 रुपए के आसपास, मतलब 1600 रुपए के आसपास का कहीं ना कहीं इसने हाई लगाया था। 52 वीक लो जब भी लगा था वो अभी एज ऑफ नाउ, मैंने बोला ना कि जो 11 मार्च राइट 2025 के दिन ही 606 रुपए का कहीं ना कहीं ऑल टाइम लो तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ऑल टाइम लो तो कहीं ना कहीं 230 रुपए के आसपास का ये पर्टिकुलर शेयर का देखने को मिला, जो कोविड के टाइम पर था। पर अभी जो 52 वीक जो लो देखने को मिला वो 606 रुपए का मिला, और एक बहुत ही खराब डेटा, क्या पता है? ये अंडर परफॉर्मर रहा। इंडसइंड बैंक पिछले एक महीने के डेटा की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 33% से भी ज्यादा टूट चुका, अपने हाई से 33% से भी ज्यादा का नीचे प्राइस आ गया है। इसकी कंपैरिजन अगर निफ्टी 50 से मैं करने जाऊं ना, तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी डाउन तो हुआ है, 2-2.5% भी डाउन हुआ है, पर 2-2.5% के कंपैरिजन में अगर मैं इंडसइंड बैंक को देखने जाऊं तो अप्रोक्सीमेटली 33% के आसपास का डाउन हुआ है। और जैसे मैंने बोला कि 11 मार्च को ही अकेले एक दिन था जहां पर 25% से ज्यादा डाउनफॉल आपको देखने को मिला। ये इंपॉर्टेंट डेटा था। कुछ और इंपॉर्टेंट डेटा अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो देखो, प्रमोटर ने जैसे मैंने बोला कि प्लेस किए हुए हैं 5.38% शेयर। पिछला क्वार्टर जो दिसंबर वाला क्वार्टर एंड हुआ ना, वहां पर कहीं ना कहीं प्रमोटर ने प्लेज किया, और टोटल प्लेज आप देखने जाओगे ना तो 50% से भी ज्यादा का प्रमोटर का प्लेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब गिरवे रखे हुए अपने शेयर प्रमोटर ने, कब छुड़ाएंगे वो पता नहीं है, बट एज ऑफ ना प्रमोटर ने बहुत ही खराब, मतलब एक बहुत नेगेटिव न्यूज है ये, प्रमोटर ने अपना हिस्सा प्लेस किया हुआ है। म्यूचुअल फंड ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया हुआ है फ्रॉम 22.73% टू कहीं ना कहीं 30.31% इन दिसंबर क्वार्टर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 7, 7.5, 8% का कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड ने इंक्रीज किया हुआ है। कौन से ऐसे बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने इंडसइंड बैंक के शेयर को रखा हुआ है, वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले जो जो पिछले क्वार्टर में जो 36 ऐसी एएमसी थी जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो के अंदर इंडसइंड बैंक के शेयर को डाला हुआ था, जो बढ़कर 2 ही एएमसी ने अपने बढ़ाया हुआ है पिछले क्वार्टर के अंदर, बट 36 से लेकर 38, मतलब म्यूचुअल फंड जो हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड है ना, वो इंडसइंड बैंक के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रख रहे हैं। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि कौन से ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स एएमसीज हैं या म्यूचुअल फंड की जो स्कीम्स हैं जिन्होंने इंडसइंड बैंक को ज्यादा वेटेज दिया हुआ है, वो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो कि
टॉप 5 म्यूचुअल फंड विथ हाईएस्ट होल्डिंग ऑफ इंडसइंड बैंक एज अ परसेंटेज ऑफ एयूएम। उनके एयूएम का हाईएस्ट परसेंटेज कौन कौन से फंड हाउस के पास है। तो सबसे पहला देखो, यहाँ पर आपको 3 बार कॉन्ट देखने को मिलेगा। सो कॉन्ट एक ऐसा म्यूचुअल फंड हाउस है जिन्होंने इंडसइंड बैंक को बहुत ज्यादा मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है। अपने एयूएम के परसेंटेज देखने जाए ना तो कॉन्ट की एक ईएसजी इक्विटी स्कीम है जिन्होंने नियर टू 6.31% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। कॉन्ट का जो दूसरा है फोकस फंड है, उसने भी इंडसइंड बैंक के अंदर 5.15% का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये मेजर बोला जाता है फ्रेंड्स। इनका जो एयूएम होता है उसका 6% 5% आप बोलो तो बहुत कहलाता है। एलआईसी का जो भी एक फोकस फंड है उसने भी मेजर इन्वेस्टमेंट 4.22% का किया हुआ है कहीं ना कहीं इंडसइंड बैंक के अंदर। कॉन्ट का एक वैल्यू फंड है जिसने अप्रोक्सीमेटली 3.66% का इन्वेस्टमेंट इंडसइंड बैंक के अंदर किया हुआ है। और एलआईसी का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड है, बेसिकली थीमेटिक फंड होगा, जो नियर टू 3.59% का स्टेक रख रहा है। सो ऐसे 5 कुछ टॉप 5 वाले जो बोलते हैं ना कि भाई म्यूचुअल फंड्स हाउसेस ने, म्यूचुअल फंड की स्कीम्स ने इंडसइंड बैंक को बहुत बड़ा वेटेज दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल एयूएम। ये जानना इसीलिए जरूरी था कि कहीं ना कहीं देख सकते हैं ना कि भाई इंडसइंड बैंक के अंदर जो गिरावट आई, सो अगर आपके पास कहीं ना कहीं ये कोई फंड है तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर भी बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मेजर स्टेक आप देख रहे हो ना वो इंडसइंड बैंक का ही आपको वो म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो के स्कीम के अंदर देखने को मिलेगा। एक और बड़ा इंफॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, वो है बिग शार्क का पोर्टफोलियो। अब बिग शार्क के अंदर जिन्होंने इंडसइंड बैंक के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, उसमें 3 बड़ी ग्रुप शामिल है जिसका नाम मतलब मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, सबको हर एक लोगों को पता है कि ये भी कौन सा ग्रुप है। सो एचडीएफसी बैंक ने अप्रोक्सीमेटली अपना इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है ना इंडसइंड बैंक के अंदर, वो 6.08% का इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी ग्रुप ने किया हुआ है। आईसीआईसीआई ग्रुप ने 5% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और एसबीआई ग्रुप ने 4.33% का कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इससे एक चीज पता चलती है क्या होगा, अगर इंडसइंड बैंक के अंदर कुछ भी गड़बड़ी भी होती है या कुछ भी बोलते हैं ना कि भाई यस बैंक जैसा कुछ हो गया तो क्या होगा, मतलब इतना बड़ा मतलब 600 650 700 800 रुपए के आसपास का जो प्राइस चल रहा है वो गिरकर धड़ाम से 50 रुपए या 100 रुपए आ गया तो क्या होगा। क्या होगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों आपको चिंता, ऑब्वियसली आपके पोर्टफोलियो के अंदर वो शेयर रखा हुआ है मतलब चिंता तो करना है, पर कहीं ना कहीं इन लोगों ने, एचडीएफसी ग्रुप ने, आईसीआईसीआई ग्रुप ने और एसबीआई ग्रुप ने भी अप्रोक्सीमेटली 6 और 5 11 और 4 15 16% का इन्वेस्टमेंट तो इंडसइंड बैंक के अंदर किया हुआ है। तो आपसे भी ज्यादा चिंता कौन करेगा, तो ये लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा चिंता करने वाले हैं। हाँ पता है, मतलब इन लोगों को अगर लॉस में भी बुक करके निकल जाना पड़ेगा तो उतना कोई मेजर फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट ऑब्वियसली लॉस तो लॉस होता है। सो कहीं ना कहीं ये 3 जो बड़े ग्रुप है ना उन्होंने भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट तो मिलने वाला है ये पर्टिकुलर इंडसइंड बैंक को अगर इतनी गिरावट आती है। यस याद करो यस बैंक के अंदर भी यही हुआ था। यस बैंक के अंदर जितनी भी गिरावट आई ना उस टाइम पर एचडीएफसी ग्रुप, एसबीआई ग्रुप, कोटक ग्रुप, आईसीआईसीआई ग्रुप, इन सभी लोगों ने मिलकर यस बैंक को मदद की थी और फिर से रिवाइव करने का ट्राई किया था। सो अगर ऐसा कुछ होता है इंडसइंड बैंक के अंदर तो ये लोग ऑलरेडी खड़े हैं, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हम लोग। चलिए, जिसका आप हमेशा वेट करते हो कि रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पर, देखो थोड़ा मुश्किल है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकालना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब स्टॉक एक दिन में 20-25% गिर जाता है तो कोई लेवल काम नहीं करते। बट फिर भी मैंने इतना ट्राई किया हुआ है कि अब से लेकर कौन से रेजिस्टेंस आ सकते हैं, अगर यहाँ से जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना वहां से भी अगर ऊपर जाता है तो कौन से रेजिस्टेंस लेवल आ सकते हैं और सपोर्ट लेवल भी कौन से आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना वो आपको पता ही है कितनी चल रही है, पर जो सबसे पहला रेजिस्टेंस अभी जो मुझे दिख रहा है ना वो 750 रुपए के आसपास का पहला रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है। जो दूसरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ पर देख रहा हूँ वो अप्रोक्सीमेटली 950, मतलब 750 से लेकर 950। जैसे आपको पता ही है कि मार्केट के अंदर अगर 25% का जो गिरावट एक दिन के अंदर आ गया सो ये लेवल ऑब्वियसली सारे टूट गए थे, सारे सपोर्ट लेवल टूट गए थे, पर अभी कहीं ना कहीं 750 950 और तीसरा जो लेवल निकल के आया हुआ है ना वो 1100 रुपए के आसपास
का तीसरा रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है। सो ये 3 लेवल को एटलीस्ट यहाँ से ध्यान में रख सकते हो कि भाई यहाँ पर आता है, चलो मार्केट में जो भी प्राइस चल रही है, पर मार्केट में जो प्राइस चल रही है वहां से अगर 750 रुपए की प्राइस के करीब आ गया स्टॉक को, तो आप कहीं ना कहीं अभी जो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, अभी ये लेवल पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक बहुत सस्ता हो चुका है, इससे नीचे जा सकता है, बट रिस्क लेने वाले ने तो अभी भी जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना वहां पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है। सो वो 750 के आसपास अगर आता है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या पूरा प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। उससे ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है तो उनके लिए 950 का एक दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पर भी जाके वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। सो ये इंडसइंड बैंक का जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था जो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब आगे मैं आपके साथ वही बोलने वाला हूं कि कौन से सपोर्ट लेवल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो देखो, जो सपोर्ट लेवल यहाँ पर निकल के आ रहा है ना करंट मार्केट प्राइस से, सो पहला सपोर्ट लेवल तो जो 52 वीक लो लगाया 606 रुपए का, मतलब मैं एग्जैक्टली 606 नहीं बोलूंगा, पर मैं 600 रुपए का लेवल यहाँ पर आपको निकाल के दे रहा हूँ। सबसे पहला लेवल सपोर्ट जो 600 रुपए का यहाँ पर निकलता है, अगर 600 से भी ब्रेक हुआ नीचे की साइड पर और गिरा स्टॉक, तो एक बड़ा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 530 का दिख रहा है, पर 530 के नीचे कोई सपोर्ट लेवल मुझे दिख नहीं रहा है एज ऑफ नाउ। हो सकता है कि 400 पर या 300 पर हो सकता है, बट फिर इतना कुछ खराब हो जाएगा ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट को भी कहीं ना कहीं सस्टेन कर पाएगा। सो मेरा मानना तो यही है कि एक 600 रुपए का बड़ा सपोर्ट लेवल है। आप अपने स्टॉप लॉस अगर अभी भी इन्वेस्ट किए हो ना, ये प्राइस पर इन्वेस्ट किए हो या कोई ऊपर की प्राइस पर भी इन्वेस्ट किए हो, तो 600 रुपए का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हो अगर रिस्क लेना चाहते हो तो। नहीं लेना चाहते हो, रखना चाहते हो तो रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शायद ऐसा हो सकता है कि यस बैंक जैसा इसका हाल हो जाए। उस टाइम पर आप क्या करोगे? उस टाइम पर आपको रिग्रेट होगा, तो आप मतलब आपने एक स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं किया और आपका ऑलमोस्ट सारा कैपिटल चला गया। सो मेरे हिसाब से 600 रुपए और 530 रुपए कहीं ना कहीं एक बड़ा सपोर्ट लेवल यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर काम करेगा। फ्रेंड्स, मैंने मेरा काम कर दिया, इंडसइंड बैंक के स्टॉक का पूरा डिटेल एनालिसिस आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। देखो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता है, और हो सके ना उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, लोगों को बताओ कि इंडसइंड बैंक के अंदर जो गड़बड़ी हुई वो क्यों हुई है, उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया। आगे क्या हो सकता है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। सारे फंडामेंटल, सारे टेक्निकल लेवल्स आपके साथ शेयर कर दिए। कौन कौन से ऐसे बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अपने पैसे लगाए हैं, कौन से म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए हुए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। बस आपका काम यही है कि हो सके उतने लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।